आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप समझेंगे कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। दरअसल ये पंजाब के मोहाली की तस्वीर है, जहां पर बाढ़ के पानी की वजह से स्थिति इतनी बदतर हो गई कि सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो पानी में तैरती दिखाई दी। देखिए, पानी में तैरती ये गाड़ियां आज प्रदर्शित करती हैं कि हिंदुस्तान में दरअसल बाढ़ और बारिश की वजह से क्या हालात हैं। जब ये होने लगे मोहाली में, आप समझिए कि फिर बाकी के पंजाब में क्या स्थिति होगी। गाड़ियां सड़कों पर लगी हुई हैं, पानी इतना ज़बरदस्त है कि गाड़ियां उसमें डूबती हुई दिखाई दे रही हैं और ये जल भराव की स्थिति मोहाली में बड़े पैमाने पर दिखी। मोहाली जहां माना जाता है कि सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से है, वहां पर घर अच्छे तरीके से बने हुए हैं, सड़कें अच्छी हैं, पानी के बहाव और निकास के लिए पूरा इंतज़ाम है। लेकिन जो तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रदर्शित करती हैं कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी हमारे बेहतरीन से बेहतरीन शहर में भी नहीं है। जब हालात ये हैं तो उसके बाद और क्या कहा जा सकता है। और आइए आज बात करते हैं अदालती फैसले की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत को लेकर। 9 साल जेल में रहने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को आखिरकार जमानत मिल गई और फैसले के सामने आते ही एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल आज यही खड़ा किया जा रहा है कि क्या हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में कभी थी, और अगर नहीं तो क्या यूपीए सरकार ने अपने दौर में इसे गढ़ा और इसका फायदा आखिरकार मिला तो किसे मिला। उन 9 सालों का जवाब कोई देने वाला है भी या नहीं, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ मामला दर्ज तक नहीं किया गया था और 9 साल तक जेल में रहे, उन्हें बेल नहीं मिल पाई। एनआईए के रुख पर भी कई सवाल हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बहाने ही सही देश में एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। सलाखों के पीछे पूरे 9 साल। जी हां, पूरे 9 साल सलाखों के पीछे काटने के बाद आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत दी थी। ये कदम लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के मामले में इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इससे श्रीकांत पुरोहित के खिलाफ एनआईए का केस कमजोर भी हो सकता है। पुरोहित की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जमानत दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल गई है। एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा था कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत इस मामले में उनके शामिल होने के नहीं मिले हैं और कर्नल पुरोहित पर आरोप यह है कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के कहने पर आरडीएक्स मुहैया कराया था। लिहाजा जब साध्वी प्रज्ञा को इस मामले में एनआईए की तरफ से एक किस्म से क्लीन चिट दे दी गई है, लिहाजा उनकी भी इस मामले में कोई भागीदारी नहीं बनती और उन्हें भी जमानत दे दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान श्रीकांत पुरोहित के पक्ष ने कहा कि निचली अदालत में आरोप तय नहीं हुए और वो 9 साल से जेल में बंद है और अगर उनके ऊपर धमाकों के आरोप हट जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 7 साल की ही सजा हो सकती है, जिससे ज्यादा वक्त वो पहले ही जेल में काट चुके हैं। हालांकि एनआईए ने श्रीकांत पुरोहित को जमानत की मंजूरी का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल उनकी दलीलें जमानत के मामले में कमजोर नजर आईं। वहीं इस फैसले के सामने आते ही सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने सीधे सरकार पर श्रीकांत पुरोहित जैसे लोगों के बचाव के आरोप लगाए, तो बीजेपी प्रवक्ता यूपीए के राज को साजिशों का राज करार देते दिखे। सरकार की ये कोशिश अवश्य रहती है जब से ये सरकार आई है कि वो तमाम उन लोगों को बचाए जिनकी जड़ें आरएसएस और बीजेपी में है, चाहे वो किसी ब्लास्ट में इन्वॉल्व हो, चाहे किसी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व हो। कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 और 2014 के बीच में 10 साल में एक साजिश के तहत एक भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के नाम पर कई ऐसे लोगों को यूपीए सरकार ने अरेस्ट किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को सशर्त जमानत दी है, लेकिन इस फैसले के बाद सियासी दलों को अपनी अपनी जुबानी कटारें भाजने का मौका जरूर मिल गया है। कर्नल पुरोहित इस मामले में दोषी है या नहीं, ये तो निचली अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना कि कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में बंद हैं और ऐसी सूरत में जबकि उनके खिलाफ आरोप तक तय नहीं हुए हैं, जमानत दिए जाने के उनके अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता।
वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत दी है। निचली अदालत में जब भी श्रीकांत पुरोहित को पेश होने के लिए कहा जाएगा, उन्हें वहां पर उपस्थित तो होना होगा। न्याय की जांच में सहयोग के लिए जब भी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जरूरत होगी, उन्हें उपलब्ध रहना पड़ेगा। गवाहों पर किसी भी तरह का दबाव वो डाल सकें, ऐसा उन्हें करने से बाज आना पड़ेगा। कोर्ट की इजाजत के बगैर वो देश के बाहर नहीं जा पाएंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो आज लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के लिए है वो ये कि उन्हें वापस उनके आर्मी यूनिट में रीइंस्टेट किया जा रहा है। यानी कि अब इस बेल के साथ वो काम करेंगे, लेकिन उन्हें प्रमुख जिम्मेदारियां तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक कोर्ट यानी कि अदालत उन्हें बाइज्जत बरी नहीं करता। आइए आपको ये बताएं कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के जमानत के साथ साथ सरकार की मंशा पर विपक्षी दल न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव सहित तमाम ऐसे जो मुद्दे थे, ऐसे तमाम बम ब्लास्ट की बात कही जा रही थी जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, इसके साथ साथ कई और वो लोग जो कि आरएसएस या संघ परिवार के संगठनों से अपना जुड़ाव रखने की बात करते चले आ रहे थे, उनकी जांच को लेकर क्या कहा जा सकता है। एक सरकार थी, एक एनआईए थी जिसने इन तमाम लोगों को दोषी पाया था और उसे नजरिए से देखा जा रहा था। एक दूसरी सरकार है, एनआईए वही है लेकिन निजाम बदल चुका है और अब ये तमाम लोग निर्दोष साबित हो रहे हैं। तो क्या इसे आप राजनीति कहेंगे? साल 2008 का मालेगांव धमाका, इस वारदात में 6 लोगों की मौत हुई थी। शक की सुई लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा की तरफ घूमी और फिर इनके ऊपर जांच शुरू हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित पर आतंक और हत्या की साजिश के आरोप लगे थे। श्रीकांत पुरोहित पर अभिनव भारत से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देने और सेना से आरडीएक्स चुराने का भी आरोप लगा था, जबकि साध्वी प्रज्ञा पर धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे। साध्वी प्रज्ञा पर मकोका के तहत लगे आरोपों को हटा दिया गया था, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल गई और श्रीकांत पुरोहित को अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। स्वामी असीमानंद पर अजमेर और हैदराबाद ब्लास्ट में शामिल होने के आरोप लगे थे। अजमेर ब्लास्ट केस में असीमानंद को बरी कर दिया गया, जबकि दूसरे मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। जब इन 3 किरदारों के नाम सामने आए थे तब सियासी वार पलटवार भी हुए थे। खासकर कांग्रेसी नेताओं ने इन तीनों पर लगे आरोपों को भगवा या हिंदू आतंकवाद करार दिया था। 25 अगस्त 2010 को पी चिदम्बरम ने कहा था कि आतंक का नया चेहरा सामने आया है, जिसे भगवा आतंकवाद कहा जा सकता है। हम सभी को इससे सचेत रहने की जरूरत है। चिदम्बरम की तरह तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उस दौर में इन बयानों पर खूब विवाद हुआ था और अब जब पुरोहित को जमानत मिली है तो फिर एक बार बयानों का मानो पिटारा खुल गया है। श्रीकांत पुरोहित के मामले में एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठे तो एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुंबई हमलों के शहीद हेमंत करकरे से जोड़ दिया। ये जो एटीएस की चार्जशीट तैयार की गई थी वो हेमंत करकरे की तरफ तैयार की गई थी। तो अगर कोई आज इस पर सवालिया निशान उठा रहा है तो वो मुझ पर नहीं बल्कि हेमंत करकरे की ईमानदारी पर, उनकी वफादारी पर और उनकी कुर्बानी पर सवाल उठा रहा है। हेमंत करकरे या फिर बटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए एमसी शर्मा, ये वीर देश के लिए शहीद हुए और इसे सिस्टम और हालात की बदकिस्मती कहें या कुछ और, कि इन महान शहीदों को भी सियासत में अपने अपने मायने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीम न्यूज नेशन। सियासत तो इस बात पर भरी हो रही है कि कैसे आतंकवाद और धर्म को एक अलग नजरिए से प्रस्तुत किया जाता है और अब आतंकवाद में भी हम धार्मिक रंग देखने को मौजूद हैं। इसी बीच वरिष्ठ लेखक, गायक, कलमकार जावेद अख्तर ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। उनका कहना है कि आज़ादी के मुद्दे पर आज एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि आज हम बहुत आज़ादी से अपनी बातों को नहीं रख सकते। जिस सिस्टम में, उनका कहना है, जिस सिस्टम में आज़ादी से आप सवाल नहीं उठा सकते, आखिरकार उस समाज को चलाया कैसे जा रहा है। जाहिर सी बात है, जावेद अख्तर आज बीजेपी शासित, यूं कहें कि या एनडीए शासित हिंदुस्तान पर सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान की आईन पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी कलम से इंसानी जज्बातों को जुबान देने वाले जावेद अख्तर की जुबान पर इस बार कुछ ऐसे बोला है जो कुछ लोगों को नागवार गुजर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा और कहा कि हर सिस्टम, हर समाज में सवाल उठाने का हक होना चाहिए। जिस जगह सवाल करने की इजाजत नहीं,
वो चाहे कोई फिलॉसफी हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई आस्था हो, वो खतरनाक जगह है। वो सिस्टम ही खराब, वो सरकार भी ठीक नहीं होगी, वो समाज भी ठीक नहीं होगा, वो गांव ही ठीक नहीं होगा, वो आबादी ही ठीक नहीं होगी जब सवाल की इजाजत नहीं। जावेद अख्तर के ये बोल ऐसे वक्त में सामने आए कि सियासी हलकों में इसको लेकर घमासान मच गया। भले ही जावेद अख्तर ने साफ साफ किसी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने मायने निकाले और फिर जुबानी जंग शुरू हो गई। मैं जावेद अख्तर साहब से 100% सहमत हूँ। आजकल धर्म की आड़ में कई संस्थाएं, कई व्यक्तियों के समूह देश में और विदेश में धर्म को आगे रख करके अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र संचालित करने में लगे हुए हैं। मौजूदा सरकार ने देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, जो उनके साथ खड़ा है वो देशभक्त है, जो उनके साथ नहीं खड़ा है वो देश विद्रोही है। आप उनसे सवाल पूछने का हक नहीं रखते। सच झूठ जो भी बोलना है वो सरकार को बोलना है, उनके मंत्रियों को बोलना है। पिछले दिनों कुछ संगठनों के उग्र तेवरों की वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना चाहती है? क्या सरकारी तंत्र आवाज उठाने वालों को टारगेट कर रहा है? सवाल है, सियासत है और साथ में जारी है बहस। लेकिन जावेद अख्तर की शख्सियत ही कुछ ऐसी रही है कि उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी राय बेबाकी से रखी है। वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने पर घमासान मचा तो संसद के मंच से जावेद ने खरी खरी बातें कही। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि कौन लोग? कलम के जादूगर ने अपनी बात किसी भी इरादे से कही हो, लेकिन इन बातों के मायने गहरे हैं। वक्त खेमों में बंटकर देश को कमजोर करने का नहीं है। ये वक्त है कि उन हस्तियों की बातों पर गौर किया जाए जो दिलों की नब्ज को हमसे आपसे बेहतर समझते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आइए बात करते हैं। इस बार ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार को बड़ी सफलता मिली है। जिस संख्या में ऐसा माना जाता है कि आतंकवादियों को कश्मीर में उतारा जा रहा है, उसके मुकाबले अगर आतंकवादियों को सर से कलम करने की स्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि भारतीय फौज ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। और वो इसलिए क्योंकि आज जितने आतंकवादी कश्मीर में घूमने की कोशिश कर रहे थे, उनसे कहीं ज्यादा आतंकियों को आज कब्रगाह में पहुंचाया जा चुका है। और ये सब कुछ भारतीय फौज की वजह से हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा लगता है कि तय कर लिया है कि वो न सिर्फ जनता से माफी मांगते रहेंगे, बल्कि उन तमाम लोगों से भी माफी मांगेंगे जिनके खिलाफ उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता अवतार सिंह भडाना से पटियाला हाई कोर्ट में माफी मांग ली, पटियाला हाउस कोर्ट में माफी मांग ली। पटियाला हाउस कोर्ट में भडाना ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और साथ ही 1 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग भी की थी। केजरीवाल ने लिखित तौर पर बीजेपी के नेता अवतार सिंह भडाना से न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि कहा कि बहकावे में आकर उन्होंने भडाना के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया था। अवतार सिंह भडाना का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके बारे में 31 जनवरी 2014 को आपत्तिजनक बयान दिया था और इसके खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल अब माफी मांगते दिख रहे हैं। और आइए अब जरा बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़ को लेकर स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। देश के कई राज्यों में दल तांडव लगातार बना हुआ है। आप चाहे बिहार की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, सैकड़ों गांव, हजारों लाखों लोग आज विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग राज्यों की हैं, अलग अलग जगहों की हैं, जहां एनडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद कर रही हैं। बड़े पैमाने पर एनडीआरएफ की टीमें आजकल उतरी हुई हैं और पानी से लोगों को बचाव करने में बहुत मददगार साबित हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिस बड़े पैमाने पर आज उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ की परिस्थिति से लोग निपट नहीं पा रहे, ये प्रदर्शित करता है कि आज हालात कितने बदतर हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आज सरकारें भी मौन हैं। और यही जरा अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। यहाँ भी बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। 2 तस्वीरें अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि गोरखपुर में चल रहा है। लग नहीं रहा होगा आपको कि आप शहर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ सड़कों की जगह पानी है और वहाँ पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है।
लोग कमर से भी ज्यादा भर पानी में चलने को मजबूर हैं, घरों में पानी घुस चुका है और जिंदगी बुरे तरीके से मुहाल है। ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की स्थिति, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। वहां के वो सांसद भी हैं, लेकिन वहां पर भी क्या हालात हैं अब आप देख लीजिए। ये दरअसल प्रस्तुत करती है तस्वीर कि चाहे आप किसी भी राज्य में क्यों ना चले जाएं, लेकिन आज बाढ़ से निपटने की स्थिति किसी भी राज्य के पास उत्तम या सही बिल्कुल नहीं है। बन रही हमारे साथ, तुरंत आप आ रहे हैं क्वेश्चन आवर।